हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कोश। कैसे हैं आप सब? मैं हूं रजत एंड राइट नाउ वी आर डूइंग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आपको पता ही है हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आप सारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे। आज की क्लास को समझने के लिए पिछली वीडियोस का देखा होना, समझा होना बहुत जरूरी है। एंड अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं आज की क्लास से पहले, आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग एडीएएस अप्रोच हमने जिस वीडियो में करा था वो आपका देखा होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो का लिंक वहां पर गिवन है, उस वीडियो को देखिए एंड उसके बाद ही आप इस वीडियो पर वापस आइए। राइट, आज की क्लास का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पढ़ना कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम से अलग है, ये सब हम आज के हमारी क्लास के पहले ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। एक बार जब हम ये पढ़ लेंगे उसी के बाद हमें अपना सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा कि भाई एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। एंड इसके अंदर हम बात करेंगे उन गलतियों की जो जनरली बच्चे कर देते हैं और हमको नहीं करनी है। राइट, सो ये है हमारे आज के क्लास के तीन ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। सो गाइस, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करने से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, जनरली आपके दिमाग में क्या आता है? तो आई गेस जनरली हम सबके दिमाग में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही आता है कि भाई लोगों को काम नहीं मिल रहा। जब किसी को काम नहीं मिल रहा इसका मतलब क्या है कि वो अनएम्प्लॉयड है। बट क्या एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है? तो गाइस नहीं, एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है। अब आप एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि भाई मुझे कोई एक पर्टिकुलर काम आता है, ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर काम आता है बट मैं नौकरी ही नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरे को एक काम करना आता है बट मैं नौकरी ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं घर पर बैठा हूं। तो क्या मैं अनएम्प्लॉयड हूं? क्या मैं बेरोजगार हूं? तो नहीं गाइस, अगर मैं काम करना ही नहीं चाहता तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाऊंगा। अनएम्प्लॉयड मैं तब कहलाता हूं जब मैं काम करना चाहता हूं और मेरे को काम करना आता है। ये भी बहुत जरूरी है। मान लो मैं काम करना चाहता हूं, मान लो कि भाई मैं कोई भी एक XYZ काम करना चाहता हूं बट मुझे वो काम करना आता ही नहीं है। अब मैं वो काम करना चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस तो है बट क्या उस काम को करने की एबिलिटी मुझ में है? नहीं है। तो विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है, काम नहीं मिल रहा, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाऊंगा। एबिलिटी है, काम करना ही नहीं चाहता, मतलब विलिंगनेस नहीं है, घर पे खाली बैठा हूं, क्या मैं अनएम्प्लॉयड हूं? नहीं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ तभी कहलाएगी व्हेन आई एम विलिंग टू डू वर्क एंड आई हैव द एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा गाइस, एक और चीज, मेरे में एबिलिटी भी है काम को करने की। लेट्स से कि भाई कोई भी काम है, मैं उसको करना जानता हूं, ठीक है, तो मेरे में एबिलिटी है, मैं वो काम करना चाहता भी हूं, मेरे में विलिंगनेस भी है। उस जॉब के मैक्सिमम कोई भी मेरे को ज्यादा से ज्यादा जो दे सकता है वो 10,000 रुपए पर मंथ ही है। एंड वो बिल्कुल सही भी है, 10,000 रुपए जस्टिफाइबल है देना। मैं कहता हूं कि नहीं भाई, मैं तो ये काम तभी करूंगा जब मेरे को लाख रुपए महीना मिलेगा। तो क्या ये मेरी बात जस्टिफाइड है? नहीं। तो मेरी विलिंगनेस टू वर्क होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क होना चाहिए एट प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट मतलब वो रेट जो मार्केट में चल रहा है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अच्छा, वेज का मतलब सिर्फ आप यही नहीं मान सकते कि आप सोच रहे हो वेज का मतलब है वो हम डेली यूनिट्स के हिसाब से या वो जो दिहाड़ी के हिसाब से कैजुअल लेबरर्स को मिलता है। नहीं, जब हम मैक्रो टर्म्स में वेजेस की बात करते हैं तो मैंने नेशनल इनकम की वीडियो में भी बताया था कि वेजेस का मतलब कोई भी इंसान जिसको अपनी सर्विसेज देने के लिए पैसा मिल रहा है। राइट, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब हो, कोई भी जॉब के लिए जब हमें पैसा मिलता है वो क्या कहलाती है? वेज कहलाती है। तो हाँ, अब अनएम्प्लॉयमेंट कब कहलाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी व्हेन ऑल दोज पीपल, ठीक है, हु आर विलिंग टू डू वर्क and have the ability to do work at prevailing wage rate but are not getting job।
ठीक है, मतलब वो काम करना चाहते हैं, काम करना आता है, प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार है, काम नहीं मिल रहा, वो कहलाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है। एक वो जहां पर मैं काम करना ही नहीं चाहता, मैं कहता हूं कि भाई मेरे को बस घर पर खाली बैठना है, मुझे नहीं करनी नौकरी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मेरी वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने सोच समझ के ये खुद डिसाइड करा है कि मेरे को नौकरी नहीं करनी। एंड दूसरी कहलाती है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं मजबूर हूं, मेरे को काम करना आता है, आई हैव द एबिलिटी टू डू वर्क एंड आई एम आल्सो विलिंग टू डू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो नौकरी बाहर जितने पैसों पे नॉर्मल रेट पर मुझे मिल रही है, मैं काम करने को तैयार भी हूं, मुझे फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, दैट इज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, जहां ना चाहते हुए भी मैं अनएम्प्लॉयड हूं। राइट गाइस, तो अब अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया तो आपको अगली टर्म जो मुझे बतानी है उसका मतलब भी आपको समझ आसानी से आ जाएगा। अब हमें पढ़ना है फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो गाइस अब आप, मुझे लगता है आपको अंदाजा लग गया होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब वो सिचुएशन जहां पर हर वो इंसान who has the ability to do work, every person who has the ability to do work and is also willing to do work, जो काम करना आता भी है एंड जो काम करने के लिए तैयार भी है प्रिवेलिंग वेज रेट पे, उसको काम मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, तो वो कहलाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। राइट, तो फुल एम्प्लॉयमेंट अगर कंट्री में है तो वो कौन सी सिचुएशन है, इसका मतलब ये सिचुएशन है जहां पर विलिंगनेस टू डू वर्क एंड एबिलिटी टू डू वर्क, ऐसे दोनों लोग जो काम करना चाहते, मतलब ये दोनों चीजें जिन लोगों के पास है, जो काम करना चाहते भी हैं, जिनको काम करना आता भी है, उन सबको नौकरी मिल जाना, उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलना काम करने की, ये कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। राइट गाइस, तो आई होप आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो चीजें जिन पे खास ध्यान देना है, एबिलिटी टू डू वर्क एंड willingness to work at prevailing wage rate। राइट, अब आते हैं हमारे क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव जो हमने लिखा था कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो गाइस इक्विलिब्रियम आप सभी को पता है तब अटेन होता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि इक्विलिब्रियम तो तब भी अटेन होता है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यस गाइस यू आर राइट, बट मैंने आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट वाली क्लास में भी बताया था कि वो जो हमारी अप्रोच है वो एडीएएस अप्रोच से ही आई है, मैंने डिराइव करके भी आप लोगों को दिखाया था। तो जनरली जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, जब तक अलग से मेंशन ना हो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तब हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। राइट, तो जब मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई कराया था, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता था, इट वाज सिंपली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको मैं आउटपुट भी बोल सकता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। जो भी मेरे इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू को क्या कहलाती थी, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती थी। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये क्या होती थी, ये किसी को रेंट की फॉर्म में मिल जाती थी, किसी को वेजेस की फॉर्म में मिल जाती थी, किसी को इसमें से इंटरेस्ट मिल जाता था, तो किसी को इसमें से प्रॉफिट मिल जाता था। कहने का मतलब है इस वजह से, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये अल्टीमेटली लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसी वजह से हम एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोलते थे। इसीलिए हम कहते थे कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है इट इज नथिंग बट द नेशनल इनकम। राइट, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात दोबारा से क्यों कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये चीज हमें बहुत जरूरी है समझना, जब तक हम तभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइस अब ये सोच के देखो, हमने कहा कि ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उनकी वैल्यू इक्वल है एग्रीगेट डिमांड के। ओके, क्या किसी ने ये सोचा कि भाई ये जो गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उससे उन सबको अलग अलग तरह से पैसा मिल रहा है,
बट क्या इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबको, हर वो इंसान जो नौकरी करना चाहता है, हर वो इंसान जिसको काम करना आता है, क्या वो सब लोग इस इनकम में कवर हो गए? क्या गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं इकोनॉमी में, उनकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो इक्विलिब्रियम बनाने के तो काफी हैं, बट क्या उससे आने वाली इनकम हर उस इंसान तक पहुंच पा रही है who has the ability to do work and has the willingness to do work? क्या हर वो इंसान जो काम करना चाहता है और जिसको काम करना आता है उसको इस इनकम का पार्ट मिल रहा है, जिस इनकम से जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है आफ्टर सेलिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज? क्या इस बात पे हमने एक भी बार सोचा? तो गाइस ये सोचना हमें पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि ये जो इनकम लेवल है इस इनकम लेवल पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है इस इनकम लेवल पर फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो। मे बी ये जो नेशनल इनकम है इट मे नॉट बी सफिशिएंट, इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट? हो सकता है कि भाई ये जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल तो हो गए, क्यों? क्योंकि भाई ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी में उतना ही लोगों ने डिमांड भी करा, उतना भी लोगों ने कहा हमें सामान खरीदना है। बट ये जो सामान बनाया गया इससे जो इनकम जनरेट हुई वो बहुत सारे ऐसे लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाई, बहुत सारे ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो काम करना चाहते थे, काम करना आता भी था, प्रिवेलिंग वेज रेट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब दे वर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। वो ना चाहते हुए भी अनएम्प्लॉयड थे, ना चाहते हुए भी बेरोजगार थे। इसका मतलब इट इज पॉसिबल दैट country, that economy is in equilibrium, but still there is no full employment. There are still chances that involuntary unemployment exists. Country equilibrium में है, but फिर भी कुछ लोग ना चाहते हुए भी unemployed है, मतलब involuntary unemployment है, right? तो ये जो है equilibrium तो है, but full employment equilibrium नहीं है। Now coming back to full employment equilibrium जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ही है। इससे भी जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड वो नेशनल इनकम कहलाएगा, ठीक है? बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो नेशनल इनकम है, अगर ये इनकम इफ दिस नेशनल इनकम इज सफिशिएंट, इफ दिस नेशनल इनकम इज सफिशिएंट टू जनरेट full employment, if this national income is sufficient to generate full employment in the economy, तब ये जो हमारा AD equal to AS है ये full employment equilibrium कहलाएगा। मतलब जो आउटपुट बना, जो इकोनॉमी में आउटपुट बना उसकी जो वैल्यू थी, जब वो सबके बीच में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट की फॉर्म में बटी, तो हर वो इंसान जो काम करना चाहता था, जिसको काम करना आता था, उसके पास पैसा पहुंचा। इसका क्या मतलब है कि भाई हर वो इंसान who has the ability to do work and who has the willingness to do work, हर उस इंसान को काम मिला। इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बेरोजगार है, जो काम करना चाहता भी है और उसको काम नहीं मिल रहा, ऐसा कोई इंसान नहीं है, राइट? So full employment equilibrium is the situation when there is no involuntary unemployment, जब कोई भी ऐसा इंसान जो काम करना चाहता है और उसको काम करना आता भी है, उस सबको नौकरी मिल जाए, that is the full employment। और अगर ये full employment है और AD equal to AS भी है, तब हम कहेंगे this is full employment equilibrium। तो हम इसको किसी भी तरह से कह सकते हैं
हम किस किस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको बेसिकली समझना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में और नॉर्मल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है। जनरली ये स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, सीधा डेफिनेशन याद कर लेते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, आगे भी आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इट्स नॉट द लास्ट टाइम कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से। आपको नहीं पता अगले बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। अगले बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि एक सरप्राइज क्वेश्चन हो, और वो सरप्राइज क्वेश्चन वही हो जो हम आज की क्लास में ये पढ़ रहे हैं, राइट। तो इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझ में आया। अब आप इसकी डेफिनेशन को देखो, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। It refers to that equilibrium level when all the economic resources are fully utilized. सारे economic resources देश के पूरी तरह utilize हो रहे हैं with no involuntary unemployment, and ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो नौकरी करना चाहता हो, आता हो काम करना, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। ये कब अटेन होगा? When aggregate demand, जब aggregate demand equal है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। कौन सी एग्रीगेट सप्लाई? विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। इसको आप वाई स्टार भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। कई लोग इसको वाई एफ भी बोल लेते हैं, ठीक है, वाई सबस्क्रिप्ट में एफ, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, राइट। So that is, this is full employment equilibrium। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, right guys? Now guys, what if country is not in full employment equilibrium? तब क्या होगा जब हमारी कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रखा? मतलब अब देखो, इसमें दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। सिंपली क्या, इतनी बात तो हमको पता होनी चाहिए कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, ये क्या है? फिक्स्ड है। ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये क्या है? फिक्स्ड है। जो तुम्हारी कंट्री की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा तो आउटपुट नहीं बना सकते। अब दो ही सिचुएशन होगी, या तो जो एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? ज्यादा हो रखा है। ये एग्रीगेट डिमांड क्या हो रखा है? इस केस में ज्यादा हो रखा है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि भाई ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, अगेन ये एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तो क्या है? फिक्स्ड है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो रखी है, राइट। तो हमारे पास दो ही सिचुएशन है क्या, कि भाई एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट लेवल तो है फिक्स्ड, उससे ज्यादा या कम नहीं छेड़ सकते। वो एक कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारी कंट्री कितना कर सकती है। अब कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा? डिसइक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट का कब होगा? जब या तो करंट एग्रीगेट डिमांड इस एग्रीगेट सप्लाई से विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, बार बार बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी है, हो सकता है इक्विलिब्रियम हो बट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ना हो। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, राइट। अब करंट एग्रीगेट डिमांड हो सकता है इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम से कॉरेस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सप्लाई जो है उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है। तो यही दो सिचुएशंस हमको पढ़नी है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्या? सिंपली एक्सेस डिमांड, एंड जो दूसरी सिचुएशन है उसको आप समझ ही गए होंगे, हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड, राइट। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सेस डिमांड से। तो अगर हम एक्सेस डिमांड की बात करें तो क्या होता है एक्सेस डिमांड? तो अब सिंपली देखो, एक्सेस डिमांड क्या होगा? जब मैं बोलूंगा कि मेरा करंट एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा है? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, राइट? नो, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। आपको ये बात पकड़नी थी यहाँ पर। अगर आप ये लोग समझ पाए हो यहाँ पर गलती, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है, राइट। तो हमारा एक्सेस डिमांड तब नहीं होगा जब करंट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, वो तब होगा जब करंट एग्रीगेट डिमांड उस एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है जो कॉरेस्पॉन्डिंग है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम के, राइट। तो ये बात नहीं भूलनी, अभी भी बताया था। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा एग्रीगेट सप्लाई? विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। तो इसको पहले ग्राफिकली देखते हैं, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अगर मैं यहाँ पर अगेन एक्स एक्सिस पर मैं क्या लूंगा? इनकम लूंगा। इसको आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हो, राइट।
और इधर मैं बोल रहा हूं क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हम सबको ये बात पता है, अभी भी हम बात कर चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई फिक्स रहती है, आउटपुट उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा जो हमारी कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है। अब मान लीजिए कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है, वो इनकम लेवल जब देश का हर वो इंसान जो नौकरी करने के लायक है और नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी मिले, तो वो लेवल है हमारा, मान लेते हैं ये OYF, वाई सब्सक्रिप्ट में F मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। अब उसके लिए तो एग्रीगेट डिमांड को यहां पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली में आइडियली अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहां इंटरसेक्ट करना चाहिए, राइट। बट अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि करंट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, करंट एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है। ये है हमारा करंट एग्रीगेट डिमांड, दिस इज करंट एग्रीगेट डिमांड, इसको मैं AD डैश बोल देता हूं, राइट। करंट एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए था, ठीक है, तो हमारा कहां पर होना चाहिए था, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए था, बट नहीं, ये तो E डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम तो है, मतलब इक्विलिब्रियम तो है, बट क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, नहीं, राइट। So this is the situation, excess demand is the situation when current aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding to full employment level of income। aggregate supply जो full employment level के corresponding है उससे ज्यादा होना क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड का उससे ज्यादा होना क्या कहलाता है, एक्सेस डिमांड, राइट गाइस। इतनी बात समझ में आई। अब करंट एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लोग खर्चा कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आउटपुट एक्चुअली में बन रहा है, राइट। देखो एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स थे, यही था ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा जो फॉरेनर्स हमारे गुड पर खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को और फॉरेनर्स के करने वाले खर्चे को जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उनको तो हम ले ही नहीं रहे। हम अभी अपने चैप्टर में, अपने यूनिट में, क्लास 12 में सिर्फ बात कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब है एक्चुअली में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, एक्चुअली में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए था अभी उससे काफी ज्यादा हो रहा है, लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है OY वो ज्यादा है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता तो इनकम इतनी होती, बट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है। अभी जो इक्विलिब्रियम है दैट इज अबव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा का इक्विलिब्रियम है। तो जितना लोगों को खर्चा करना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और ना भी पढ़ के आए हो तो जनरल सी बात है, सिंपल सी, खरीदने वाले ज्यादा है, सामान कम है, तो क्या होगा, लोगों में कंपटीशन होगा और सामान महंगा हो जाएगा, राइट। अब सामान जब महंगा हो जाएगा, इसलिए कंपटीशन, सामान जब होगा महंगा तो इकोनॉमी में उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी में उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी एक प्रोसेस है जो होती है whenever country is in the situation of excess demand, right। तो करंट एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ जाएंगे। मतलब एक्चुअली में जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर होना चाहिए, बट करंट एग्रीगेट डिमांड इससे ज्यादा है, करंट एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट से ज्यादा है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है बाय विच करंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन दी एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज,
पूरी एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन है वो रेलिवेंट नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए रेलिवेंट है सिर्फ एक पॉइंट ये, दिस इज द पॉइंट जो हमारे लिए मैटर करता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ई टू द करंट एग्रीगेट डिमांड, दिस पॉइंट इज नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप। दिस पॉइंट इज नोन एज द इन्फ्लेशनरी गैप। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, कहीं से भी लिख देंगे इन्फ्लेशनरी गैप, कोई लिख देता है यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप, कोई बच्चे यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप लिख देते हैं। नहीं, बार बार बोल रहा हूं, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब करंट एग्रीगेट डिमांड से डिस्टेंस को देखना है, बट कहां तक? एग्रीगेट सप्लाई तक नहीं, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। ये पूरी एग्रीगेट सप्लाई है, but we are only concerned about the aggregate supply at full employment level, right? So inflationary gap is the vertical distance between the current aggregate demand and aggregate supply at full employment level, that is represented by point E in this diagram, right guys? तो ये बहुत ही important concepts हैं जो हम आज की क्लास में कर रहे हैं guys, अच्छे से समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना इसको। Okay, so that is इन्फ्लेशनरी गैप, और ये था हमारा एक्सेस डिमांड। इसी तरह गाइस जो हमारा दूसरा केस है वो क्या है? जब हमारी करंट एग्रीगेट डिमांड कम होगी कौन से एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम या फिर आउटपुट। तो ये हमारा केस है किसका? डेफिशिएंट डिमांड का। कुछ लोग डेफिशिएंट डिमांड को डेफिसिट डिमांड भी बोल देते हैं, एक ही बात है। जनरली आपको पता होना चाहिए डेफिसिट जो टर्म है वो गुड्स के साथ यूज होती है एंड डेफिशिएंट जो टर्म है वो सर्विसेज के साथ यूज होती है। तो डेफिशिएंट डिमांड या डेफिसिट डिमांड दोनों ही चीजें का मतलब यहाँ पर सेम है, राइट? तो डेफिशिएंट डिमांड की हमारी सिचुएशन कब होगी, कौन सी होगी? व्हेन करंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट सप्लाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है, लेट्स से वो क्या है? O/F। इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है आइडियली कहां इंटरसेक्ट करना चाहिए? एट पॉइंट ई, बिकॉज अगर वो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेगा तो हम कौन सा इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा? तो हमको मिलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हमको क्या मिलेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट अभी क्या हो रहा है? जो हमारा करंट एग्रीगेट डिमांड है वो इस फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल से क्या है? कम है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल होना चाहिए वो उससे कम है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? जो लोग खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो कम है जो होना चाहिए उससे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो गुड्स और सर्विसेज पर हो रहा है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से कम है। देश के हर उस इंसान को जो काम करना चाहता है, जिसको काम करना आता है, अगर आप देखना चाहते हो कि उसके पास नौकरी हो, उसके पास कुछ पैसा वो कमाए, तो उसके लिए जितना खर्चा लोगों को करना चाहिए लोग उतना खर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। जब लोग इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको हम इंटरप्रेट किस तरह करते हैं कि भाई हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, एंड हमारी कंट्री में अभी भी कुछ लोग इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड हैं, मजबूरन उनको काम नहीं मिल रहा। जब उनको मजबूरी में काम नहीं मिल रहा तो क्या होगा? हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारी कंट्री के अंदर जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, वो धीरे हो जाएगा, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या? स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का पेस कम हो जाता है दैट इज नोन एज द रिसेशन। कई बार स्कूल्स में हमें टीचर्स बोलते हैं कि भाई यहाँ पर रिसेशन नहीं डिफ्लेशन आना चाहिए, एंड कई बार हमको कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई रिसेशन और डिफ्लेशन सेम चीज है। तो गाइस अलग अलग चीजें हैं दोनों। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ रिसेशन आना चाहिए। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब गाइस होता है कि भाई कंप्लीटली स्टॉप हो गई। ये तो हमने कहा कि स्लो पेस हुई। मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी इकोनॉमी है वो पूरी तरह से स्टॉप हो गई, पूरी तरह से रुक गई, दैट इज नोन एज द डिफ्लेशन। मतलब डिफ्लेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी एक्सट्रीम टर्म हो जाती है, राइट? तो
आपके लिए आप रिसेशन लिखो या डिफ्लेशन लिखो, दोनों ही चीजों में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। रिसेशन का मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ का पेस स्लो होता है, एंड डिफ्लेशन का मतलब जब पूरी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक ही जाती है, मतलब बहुत ही खराब हालात हो जाते हैं, राइट। ओके, तो उससे रिसेशन होगा। अब अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई, और ये जो ई डैश है वो क्या है, ये जो ई डैश है वो क्या है, ये है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये है आपका क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आप लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले डायग्राम में तो ऐसे स्पेसिफिकली नहीं लिखा था कि वो अबव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो गाइस उसका बस ये रीजन है कि आपके एग्जाम में ना अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कई बार अलग से पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अबव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन सा है, जो हमने अभी किया था, केस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब जब हमारा जो करंट इक्विलिब्रियम है इट इज लेस देन द इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अगर मैं बात करूं अगेन किसकी, होना क्या चाहिए था, आइडियल सिचुएशन थी ये, और अभी एग्रीगेट डिमांड है इतनी। इसका मतलब ये जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या है, ये है हमारा रिसेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, राइट। डिफ्लेशनरी गैप भी कह सकते हो इसको आप, रिसेशनरी गैप भी आप इसको कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। एग्जाम के अंदर आपके जनरली डिफ्लेशनरी टर्म आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप लिख रहा हूँ। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट एज रिसेशनरी गैप, जो कि मुझे ज्यादा सूटेबल यहाँ पर लगता है। ओके, अभी डिफ्लेशनरी गैप इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्लेशनरी गैप टर्म ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो डिफ्लेशनरी गैप अगेन आपको पता लग गया, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द करंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्या कंप्लीट हो गई डेफिनेशन? नहीं। बिटवीन एग्रीगेट डिमांड, करंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बार बार बोल रहा हूं गाइस, इस पॉइंट ई से हमको देखना है, कहीं से भी नहीं दिखा सकते डिफ्लेशनरी गैप। करंट एग्रीगेट डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो हमारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी करंट एग्रीगेट डिमांड, या फिर और ज्यादा अच्छा होगा वर्टिकल डिस्टेंस बाय विच करंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन दी एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। राइट गाइस, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अब ये सारी की सारी चीजें। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी जरूर हो गई, बट ये क्लास में जो चीजें थी वो एक साथ करानी जरूरी थी, एंड आपके लिए एक साथ समझनी भी जरूरी है। धीरे धीरे अब जब हम इतनी आगे तक पहुंच गए हैं तो हमारा एक मेंटल स्टेमिना भी डेवलप हो जाना चाहिए कि हम कॉन्टिन्यूअसली थोड़ी देर तक बैठ के पढ़ पाए, राइट। नहीं समझ में आती कोई चीज दोबारा देखो, बट कोशिश करनी है एक ही साथ पूरी वीडियो हमको देखनी है आगे भी, अगर इतनी बड़ी हमारी वीडियो है भी तो भी, राइट। आज हमने पढ़ा क्या कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरह की होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरह से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं है तो कौन से दो केसेस होंगे, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। और उसी के साथ हमने पढ़ा कि एक्सेस डिमांड होगी तो उससे इन्फ्लेशन होगा एंड इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगी तो उससे रिसेशन होगा एंड रिसेशनरी या फिर जिसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं वो क्रिएट होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं इस वीडियो से रिगार्डिंग, पिछली वीडियो से रिगार्डिंग, मेरे कोर्सेज से रिगार्डिंग, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, राइट। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्लिक ऑन दी बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ, एनकरेज हूँ आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।